अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी उसवतुल जन्नत। यू आर वाचिंग लिटरेरी वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोलते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी। तो सबसे पहले ना हम चौसर्स की लाइफ के बारे में बात करेंगे। 1343 में पैदा हुए और उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस चल रहे थे और ये चीज़ उनके वर्क में भी दिखाई देती है। उनके फादर जो थे वो वाइन के मर्चेंट थे और बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, तो उनने मतलब जो पढ़ना चाहा चौसर ने उनने पढ़ा, मतलब इंग्लिश में भी स्टडीज़ की और लैटिन में भी। उस टाइम जो रूल था वो किंग एडवर्ड थर्ड का था और एक जंग में चौसर जो है वो किंग एडवर्ड थर्ड के लिए लड़े भी थे और बाद में पकड़े भी गए थे। लेकिन जब बाद में बाहर आए तो उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और पॉलिटिक्स में उनको बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत अच्छी पोजीशन मिली हुई थी। लेकिन उनका जो लिटरेरी वर्क है तो वो उन्होंने स्टार्ट किया अपनी वाइफ के डेथ के बाद। उन्हें बाद में कहानी वगैरह लिखना स्टार्ट की। अब हम बात करें चौसर के वर्क के बारे में। तो उनका जो वर्क है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक फ्रेंच पीरियड, एक इटालियन पीरियड और एक इंग्लिश पीरियड। तो सबसे पहले हम फ्रेंच पीरियड के बारे में बात करेंगे गाइस। फ्रेंच पीरियड में ये था कि मतलब उन्होंने ना सबसे पहले फ्रेंच जो बुक्स थी उनकी ट्रांसलेशन लिखना स्टार्ट की थी। ट्रांसलेशन से अपना वर्क स्टार्ट किया। फिर जो फ्रेंच के राइटर्स थे उनके राइटिंग स्टाइल को अडॉप्ट किया और फिर लिखना स्टार्ट किया। तो इस पीरियड के जो उनके फेमस वर्क हैं वो हैं बुक ऑफ द डचेस, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इसके अलावा और भी हैं। खैर हम अब इटालियन पीरियड के बारे में बात करते हैं। इस पीरियड में दो राइटर्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, एक डेंट और एक बुकैसियो। ठीक है, उनका जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग था वो इसे जोफ्री चौसर को बहुत ज़्यादा पसंद था। और इस दौर का उनके जो फेमस वर्क है वो है द हाउस ऑफ द फेम, द लेजेंड ऑफ द गुड वीमेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश पीरियड की। उनका जो राइटिंग स्टाइल था बहुत ही यूनिक सा था। मतलब वो लॉन्गर पॉइंट्स लिखते थे लिरिक्स के फॉर्म में और उन्होंने साइंटिफिक मैनुअल्स भी लिखे हैं। और इस दौर का उनका सबसे फेमस वर्क जो है वो कैंटरबरी टेल्स है। आगे जब आपके टेस्ट वगैरह होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, तो कैंटरबरी टेल्स के बारे में अ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये पूछा जाता है कि चौसर्स की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो है और बहुत फेमस वर्क कौन सा है, तो वो कैंटरबरी टेल्स है। आगे उनके फेमस वर्क के बारे में बताया गया है। कैंटरबरी टेल्स है, जैसे हाउस ऑफ द फेम है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स है, एट्सेट्रा। अब ना हम उनके ना करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, एज ऑफ चौसर की जो करेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहली जो है ना वो एज ऑफ ट्रांजिशन है। देखिए पहले तो हम ना ट्रांजिशन का मतलब समझते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। उस टाइम में जो मिडिवियल एज थी वो डिपार्ट हो रही थी, वो ख़त्म हो रही थी और मॉडर्न एज की तरफ ये पीरियड जा रहा था। तो इसलिए इसको एज ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। देखिए सेंटिमेंट्स का मतलब होता है इमोशंस। मैं आपको बात बताऊं कि उस टाइम ना इंग्लैंड में वॉर चल रही थी। तो जब वॉर चलती है तो एक नेशन के लिए ना बहुत टफ टाइम होता है। तो उस टाइम में लोगों के इमोशंस जो हैं वो राइज हुए थे, क्योंकि बहुत से लोगों के नियर वंस जो है उनकी डेथ हो रही होती है और इस तरह का माहौल होता है, तो लोगों के सेंटिमेंट्स अराइज हुए थे, इसलिए इसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट जो है ब्लैक डेथ। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर प्लेग एक वबा जिसे हम उर्दू में बोलते हैं ताउन, ताउन की बीमारी जो रैट्स और रोडेंट्स की वजह से फैल जाती है। वो रैट्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है और इस तरह मतलब और कंटेजियस डिजीज़ है, फैलती जाती है। तो इस वजह से मिलियंस ऑफ पीपल की उस दौर में डेथ हुई थी। तो ये ब्लैक डेथ का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, करप्शन ऑफ द चर्च। उस टाइम में ना चर्च को बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज हासिल थी। लोग अपना डिसीजन करवाने के लिए पॉप के पास आते थे। इवन पॉलिटिक्स के जो भी डिसीजंस होते थे वो भी चर्च वगैरह ही करता था। चर्च के जो मेंबर्स हैं, पॉप वगैरह। तो लेकिन ना वहाँ के लोगों ने करप्शन स्टार्ट कर दी थी। एक राइटर हैं विकलिफ, उनको राइटर ऑफ रिफॉर्म्स कहा जाता है। बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए थे।
तो उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़, चर्च की करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। अच्छा, न्यू लर्निंग इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। न्यू लर्निंग में क्या है कि मतलब उस टाइम में ना 2 राइटर्स थे, एक बोकैसी और एक पेट्रार्क। तो उनका जो काम था वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस था और उन्होंने एक नए राइटिंग स्टाइल से लिखना शुरू किया, तो लोगों को बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला। अब हम पढ़ते हैं फेमस पोएट्स ऑफ चौसर्स एज। विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉवर, विक्लिफ, थॉमस ऑक्सीव, जॉन बार्बर, पर्ल पोएट। लेट्स टॉक अबाउट विलियम लैंगलैंड। 1332 में पैदा हुए और 1400 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा, उन्होंने ना रिलीजियस एलिगोरीज़ लिखी। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि एलिगोरी होती क्या है। एलिगोरी एक ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर कोई ना कोई हिडन मीनिंग होता है, चाहे वो मोरल मीनिंग हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो। तो उसके अंदर कोई मतलब डायरेक्टली बात नहीं की गई होती, इनडायरेक्टली कोई मैसेज देना चाह रहे होते हैं। तो उन्होंने रिलीजियस एलिगोरीज़ लिखी और अपनी एलिगोरीज़ की वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनका एक वर्क है पायर्स प्लव मैन। ये एक रिलीजियस एलिगोरी है और इसकी मतलब ये 3 वेरिएंट्स में लिखी गई, ए बी सी। एक वेरिएंट 1362 में लिखा गया, एक 1377 में और एक 1400 में। ठीक है, और उन्होंने ना सोशल कंटेंट के बारे में बात की, प्रीचिंग द इक्वलिटी ऑफ मैन और डिग्निटी ऑफ द लेबर के बारे में बात की। लेट्स टॉक अबाउट जॉन गॉवर। वो एक इंग्लिश पोएट थे। ठीक है, उनके जो फेमस वर्क हैं वो हैं द स्पेक्युलम मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिक्स, कॉन्फेसियोमेंटिक्स। ठीक है, और ये जो उनकी मतलब पोइम्स थी, पोइम्स का ये सारा वर्क था, ये फ्रेंच में भी ट्रांसलेट हुआ, लैटिन में भी और इंग्लिश में भी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।